तो यह प्रैक्टिस से जो सॉल्व हो रही है, यह है आपका यूथ कंपटीशन की बुक है और इसमें आपके टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और यह देखिए आपका री एग्ज़ाम में आपके 38 की सीरीज चलेगी और तहलका सीरीज है। तो जीके जीएस का आपका सेट नंबर यह दूसरा है। तो अभी अभी से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन वाली यह क्लास है। तो देखिए आपका यह यूथ कंपटीशन की बुक है और यूपी सिपाही आरक्षी भर्ती कांस्टेबल आपका प्रहार प्रैक्टिस बुक है। देखिए चलिए शुरू करते हैं और आपका उसी बेस पर है जैसे कि आपका लीक पेपर हुआ था, उसी के बेस पर यह पुस्तक आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। 38 में से आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सेट नंबर हमारा दूसरा है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। क्या पूछ रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो विकल्प कह रहा है माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामो का, डायनामाइट का या ग्रामोफोन का। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा डायनामाइट का। किसका। तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1800 देखिए इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन द्वारा इन्हें 1901 में प्रदान किया गया था। आगे देखिए आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन के तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि चालन है, संवहन है, विकिरण है और अभिवहन है। तो वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा संवहन कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के संपर्क में आने वाले वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं देखिए तीसरा पूछ रहा है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। तो कह रहा उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या महागोविंद। तो निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया है। तो देखिए तीसरे का हो जाएगा महागोविंद ने। किसने। तो देखिए वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने आपका राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। तो विकल्प हमारा तीसरे का डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कहीं क्या पूछ रहा कि चौथा नंबर कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो देखिए इन सब का उत्तर आपको पहले ही पता होगा कि ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार के सबसे पहली रचना मानी जाती है। इसमें आपके 10 मंडल, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल और 1028 आपके सूक्ति हैं। 1028 आपकी सूक्ति हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। तो देखिए चौथे का हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए आपका हो जाएगा रामायण। कौन सा। रामायण हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा। तो उसके बाद आपका हो जाएगा महाभारत। पहला हमारा क्या हो जाएगा रामायण हो जाएगा। देखिए रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व पहले। कब। तो 400 ईस्वी पूर्व क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। परंतु कार्यक्रम में रामायण के काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण का सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। और यहीं देखिए 6 नंबर क्या पूछ रहा है। कह रहा कि आपके ग्रेफाइट, डायनामाइट और बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं। कह रहा विकल्प में कार्बन है, मेलबिल्डन है, प्लूटोनियम है या ऑक्सीमियम है। तो ग्रेफाइट, डायनामंड और वाकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं। तो 6 का हमारा हो जाएगा क्या। तो आपके कार्बन के। देखिए अगर बात करें तो ग्रेफाइट या और हीरा आपके बकमिस्टर
फुलेरीन कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन अपनी संयोजकता के कारण विभिन्न अपरूपों को एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न बनाने में सक्षम होता है। तो 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। यही 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो देखिए आपका नाभिकीय संलयन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संचलित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और देखिए यही 8वां नंबर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो कह रहा सब्जी और फल, केचुआ और एल्युमिनियम। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो 8 नंबर की अगर बात करें तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो जीवाणुओं यानी जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं, उन्हें आपके बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे सब्जी, फल, जीवों मृत शरीर, किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन और एल्युमिनियम फॉयल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपका नहीं है पूछ रहा था तो नेगेटिव लगाकर हम क्या लगा देंगे, विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यही 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि होसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। कह रहा है हलेबीडु में, वारंगल में, हम्पी में और हावेरी में। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। 9 में पूछ रहा है आपके होसलेश्वर मंदिर कहाँ कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है। तो 9 का अगर बात करें तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपके हलेबीडु में। कहाँ पे, तो देखिए अगर 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्की डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति यानी शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति को शुरू किया। उसे 1505 में, कब, तो 1505 में ईस्वी का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। 10 का हमारा 9 नंबर है ना, 1 मिनट। देखिए अगर 9 नंबर क्या है, 1 मिनट, 9 नंबर है ना, मैं 10 नंबर की बता रहा था। देखिए होसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है, तो यह आपका है हलेबीडु में। हलेबीडु में देखिए होसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। और देखिए 10 नंबर क्या पूछ रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। तो देखिए यह आपकी, अभी मैंने आपको बताया था, आपके फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। देखिए पुर्तगाली गवर्नर वास्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति यानी शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति को शुरू किया था। उसे 1505 में, कब, तो 1505 ईस्वी को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया भेजा गया। और देखिए यही पूछ रहा है 11 नंबर में 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। कह रहा बॉम्बे में, अलीगढ़ में, कोलकाता में और दिल्ली में। देखिए 11 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा अलीगढ़ में। देखिए अगर 11 नंबर की बात करें तो 1875 में आपके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं। इस शिक्षण संस्था का आदर्श वाक्य है अलाला मल इंसाना। क्या है, अलाला मल इंसाना। यही देखिए 12 नंबर क्या पूछ रहा है कि मथुरा कला विद्यालय डैश डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। कह रहा मौर्य काल में, कुषाण काल में, मुगल काल में और सल्तनत काल में। तो देखिए अगर 12 नंबर के प्रश्न की बात करें तो 12 का हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी कुषाण काल में। देखिए कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी लेकर 175 ईसा पूर्व, कब, तो 175 ईसा के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। मथुरा कला परंपरा इस अवधि के द्वारा विकसित कलाओं में से एक थी। बढ़ते 13 नंबर प्रश्न की ओर, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर
कि कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जानी जाती है। कह रहा उड़न गिलहरी है, चमगादड़ है, डार्विन लोमड़ी है और सफ़ेद लोमड़ी है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं और पूछ रहा है कि आपका कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जानी जाती है। तो 13 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा चमगादड़। कौन सा, देखिए चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B3। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो 14 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो है विटामिन B3। देखिए विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन। क्या, या आपके निक्टोनेमाइड भी कहा जाता है। यह जल में घुलनशील होता है। देखिए जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो विटामिन जल में घुलनशील बताइए, तो BC। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है BC यानी बच्चे। देखिए आपका यह जल में घुलनशील है, ये आपका जल में घुलनशील है BC। और कीड़ा कौन से, देखिए कीड़ा, कीड़ा का अर्थात क्या, जो आपका देखिए वसा में घुलनशील हो। ये आपके वसा में घुलनशील है। कौन सा, विटामिन K, E, D और A। B और C क्या है, तो आपके जल में घुलनशील हैं। और यही देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। कह रहा है जिंक है, लोहा है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है। तो देखिए 15 नंबर हमारा क्या हो जाएगा 15 नंबर में, तो विटामिन D हो जाएगा। आपका ऑप्शन D हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख 5 रासायनिक तत्वों में से एक होता है। यह मानव शरीर के जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है और पत्तेदार सब्जियां जैसे केला, शलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख स्रोत हैं। और देखिए क्या कह रहा है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो विकल्प कह रहा है कि स्टैंड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड कह रहा है कि स्टैंड एंड एनरोलमेंट बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। सी कह रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डी कह रहा है सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपका सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो 16 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए आपका सिक्योरिटीज होता है क्या, तो एस का मतलब आपका सिक्योरिटीज होता है और एंड ई का मतलब क्या होता है, तो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का मतलब क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो विकल्प 16 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहीं अगर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CB सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, तो भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना आपकी हुई थी 12 अप्रैल आपके 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार दी गई है। और देखिए यही क्या पूछ रहा है आपसे 17 नंबर कि एक मार्ग क्या है, तो कह रहा कि अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है। बी कह रहा है कि कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था है। सी कह रहा है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। और डी कह रहा है कि उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो देखिए आपने एक मार्ग नाम सुना होगा कि यह क्या है, तो देखिए यह आपके खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होता है। देखिए एगमार्क क्या होता है, ये एक प्रमाण चिन्ह होता है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वह उत्पादक कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। आगे देखिए इसका तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित होती है। कह रहा है कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो इनमें से कौन सी खेती के लिए आपकी कौन सी मिट्टी जो आपको उचित होती है, तो 18 का बी हमारा हो जाएगा दोमट मिट्टी। कौन सा, तो डी हो जाएगा दोमट मिट्टी गेहूँ की खेती के लिए उचित होती है। और दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण होता है। यह आपकी रतेली के रूप में होती है। इसमें आपके 40% सिल्ट होता है
20% चिकनी मिट्टी और शेष 40% आपका बालू होता है। यहीं देखिए 19 नंबर क्या पूछ रहा है कि आपके यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है, तो 19 का बी हो जाएगा आपके बेलग्रेड। क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी बेलग्रेड हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, पोलैंड देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है, पोलैंड दे रखा है। पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वारसा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वारसा हो जाएगी पोलैंड की राजधानी, वारसा हो जाएगी। और क्या है, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबूजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अबूजा हो जाएगी। और हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बूढ़ा पेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो बूढ़ा पेस्ट हो जाएगी हंगरी की राजधानी, बूढ़ा पेस्ट। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपका डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। कह रहा डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, कह रहा प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर या आर्कटिक महासागर। तो डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, तो 20 का हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। देखिए डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का मूंग का प्रबल द्वीप एटोल है। यही 21 नंबर पूछ रहा है मुंडा भाषा समूह डैश डैश से संबंधित है। कह रहा कि एस्ट्रो एशियाई, हिंद आर्य इसे इंडो आयरन कहते हैं, चीनी तिब्बती या द्रविड़। तो मुंडा भाषा समूह डैश डैश से संबंधित है। तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा, तो विकल्प हो जाएगा आस्ट्रो एशियाई। मुंडा भाषा समूह आस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। यह आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का एक शाखा है। और यहीं देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो किसका है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो किस नदी का आपका उद्गम स्थल भारत से बाहर है, तो देखिए आपका ये है आपका ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चिमयांगू गंडक से हिमनद से निकलकर हिमालय के समांतर पश्चिम से पूर्व बहती है। इसे तिब्बत में सिकांगो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यही 23 नंबर कह रहा है कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपके कौन है, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद कौन है। तो भारत में 25 जनवरी 1975 में, कब, देखिए ध्यान से 25 जून, सॉरी आपका 25 जून 1975 को, 1975 को 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषणा किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, कब, तो 352 के तहत आपके भारत में आपातकालीन लागू करने की घोषणा की थी। और देखिए 24 नंबर क्या पूछ रहा है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 24 का हमारा बी हो जाएगा परमवीर चक्र। देखिए भारत में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत आपके सन 1947 से की गई थी। यही पूछ रहा है 25 नंबर में कि सीरिया की राजधानी क्या है। सीरिया की राजधानी क्या है, तो देखिए 25 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, आपके दिमिशक हो जाएगा। क्या, तो सीरिया की राजधानी दिमिशक है। सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक देश है। यही क्या देखिए क्या कह रहा है कि 26 नंबर में कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। कह रहा है कि मुल्क राज आनंद के द्वारा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर के द्वारा, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल के द्वारा या आपके इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो 26 का विकल्प डी हो जाएगा आपके इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। देखिए आपके माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। और यही पूछ रहा नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब की गई थी। तो देखिए आपका हो जाएगा विकल्प 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य
सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो 27 का हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के डैश डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कह रहा है कि 11वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, या विकल्प कह रहा है कि 8वीं अनुसूची। देखिए 8वें का डी हो जाएगा हमारी 8वीं अनुसूची में। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या होता है, तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में आपकी 14 भाषाएं हैं। और देखिए 29 नंबर क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आपको कहाँ से लिया गया है। तो कह रहा है कि आयरिश संविधान से, अमेरिका संविधान से, जर्मन संविधान से, या जापानी संविधान से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो आपका 29 का हो जाएगा विकल्प ए, आयरिश के संविधान से। भारतीय संविधान में आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा संसद मनोनीत सदस्य इत्यादि के लिए लिया गया है। और यहीं देखिए 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कह रहा भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक और कचपुड़ी। तो निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो 30 का हमारा विकल्प हो जाएगा कथक हो जाएगा। कौन सा, तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों का 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। यहीं देखिए 31 नंबर क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश किस जिले के पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल के नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए ये आपका 31 का हो जाएगा मुरादाबाद को। मुरादाबाद देखिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ज़िले को पीतल के नगरी से नाम से जाना जाता है। यह ज़िला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपके ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। और यही 32 नंबर पूछ रहा है 32 में, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो कह रहा है बिरहा, आल्हा, रसिया और लंगूरिया। तो निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो आपका 32 का विकल्प हमारा हो जाएगा आला हो जाएगा। कौन सा, तो आला हो जाएगा। देखिए अगर बात करें 32 का, तो आला बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगूरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। क्या है, ये आपका एक लोक नृत्य है लंगूरिया। और यहीं देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है। कह रहा राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते ही पता चल रहा है कि आपका राजस्थान। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं, जैसे आपका उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, और राजस्थान में दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व और झारखंड में है। और देखिए यही 34 नंबर पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है 34 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। कह रहा मछली, गरुड़, मोर और गैंडा। तो 4 आपके जानवर दे रखे हैं। इनमें पूछ रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश के चिन्ह में आपके पुलिस के चिन्ह में जानवरों का कौन सा चित्र अंकित है। तो 34 का हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगी मछली। देखिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में नेवी ब्लू रेड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अशोक के लाट के नीचे सत्यमेव विजयते लिखा गया है। इसके बाद 2 मछलियों की आकृति बनी हुई है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा गया है। और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भीड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के आप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए विकल्प आपका इधर होगा। देखिए कह रहा है आपका ऑप्शन में दे रखा है इटावा है, फिरोजाबाद है, और फर्रुखाबाद है, और बाराबंकी है। तो 4 ऑप्शन में, तो जहाँ अर्जुन ने मछली को तीर का निशाना बनाया था आपका द्रौपदी को विवाह करने के लिए, आपका स्थान कहाँ पर स्थित है,
तो अगर बात करें 36 की, तो हमारा विकल्प हो जाएगा कहाँ पे, तो इटावा में। कहाँ पे, तो देखिए भेड़कुंड, जहाँ अर्जुन ने पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, वह उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे, फर्रुखाबाद। देखिए 35 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा। कौन सा, सॉरी, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा, फर्रुखाबाद हमें हमारा स्थित है। और देखिए यही 36 में क्या पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में फ्रांस के, कह रहा कि हाल ही में किस फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि विकल्प में BR ललित बिंका को, लाल लिंच को, रवीश कुमार को और नीरज चोपड़ा को। तो हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा BR ललित बिंका को। देखिए दिसंबर 2023 में BR ललित बिंका को भारत के गगनयान मिशन के योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि 37 नंबर कह रहा है कि दिसंबर 2023 में 5वें विश्व वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। कह रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल। तो देखिए अगर बात करें 37 विकल्प की, तो विकल्प हमारा हो जाएगा केरला में। कहाँ पे, तो देखिए 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन केरल में आयोजित किया गया था। यह आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया था, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। यहीं देखिए आगे 38 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा कि भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। कह रहा कि मनीषा पाढ़ी, जयवर्मा सिन्हा और अरुणा केसरी और पल्लवी मिश्रा। तो भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो 38 का हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मनीषा पाढ़ी। देखिए वायुसेना में आपके स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल ने भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया है। तो विकल्प हमारा 38 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे टोटल 38 प्रश्न थे। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम आपको देखिए टेलीग्राम भी मिल जाएगा आपको, जहाँ पे मैं आपको डेली क्विज अपलोड करता हूँ और विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड आपको डेली आपको न्यूज़ भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम क्लास ORS के नाम से आपका टेलीग्राम भी चैनल है, आप वहाँ ज़रूर जुड़िए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तो अगली क्लास हमारी हिंदी की है, तो चलिए हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं।